हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का। हमारा जो इस साल यानी कि 2023 में हमारा पेपर हुआ था, जो कि कंडक्ट कराया था बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ ने, यानी कि बीटी यूपी लखनऊ ने। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स का हमारा 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था बीटी यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से, आज उसी का हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था फार्माकोथेराप्यूटिक्स का वो कुछ इस तरीके का था, जिसमें हमारा जो कोड नंबर था वो था 2609। इसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे, जो कि थे कि आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे पार्ट्स। ठीक है, क्या अटेम्प्ट करने हैं सारे पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट्स आते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन था, इसके अंदर स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो स्पेशली न्यूमेरिकल डेटा को चेक कर लें अपने दोनों ही वर्जन्स में, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि दोनों ही वर्जन में पेपर आता है। और अगर कोई डिफरेंस लगता है आपको हिंदी ट्रांसलेशन में किसी भी क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे उस क्वेश्चन को वो अपने इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करेंगे। और तीसरा इंस्ट्रक्शन था कि आप अपने खुद के पेजेस का और जो मोबाइल फोन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के बिना आपको अपना एग्जाम देना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा पार्ट ए है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट ए में आते हैं, जिसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क है। मतलब कि 6 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका, तो 6 पंजे 30, यानी कि 6 इंटू 5, 30 नंबर का आपका पार्ट ए होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका, डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स, गिव द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, स्कोप यानी कि दायरा, और ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि सिद्धांत, आप कह सकते हैं कि मोटो क्या था। ठीक है, किसका, फार्माकोथेराप्यूटिक्स का, वो बताना है। तो मैं आपको बताता हूं कि आंसर के अंदर हमें एक्चुअल में लिखना क्या होता है। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता क्या है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स हमारी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जो कि सीधा सीधा फोकस करती है किन पे, ड्रग्स पे, यानी कि जो आपकी दवाएं होती हैं या दवाओं पर फोकस करती है। और किस पे, जो उपचार होता है आपका डिजीजेस का, उपचार किसका, बीमारी का, उसके ऊपर फोकस करती है। और जो अल्टीमेट गोल होता है, यानी कि इनका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, टारगेट होता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का कि जो भी एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा, मतलब कि जो हम एक ड्रग दे रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जो थेरेपी हम दे रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आए और कम से कम एडवर्स इफेक्ट उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट मतलब कि जो हमारे अनचाहे इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं एक ड्रग के, वो ना हो। ठीक है, यही आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है। स्कोप बताने हैं आपको इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने थे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग कैसे होता है, सही तरीके से ड्रग का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, रेशनल यूज कर सके। साथ ही साथ जो भी एविडेंस बेस्ड ड्रग्स होती हैं हमारी, एविडेंस बेस्ड ड्रग्स, उनका यूज किया जा सके, हम एक बेस्ट ट्रीटमेंट फॉलो कर सके, ट्रीटमेंट चूज कर सके। ठीक है, ड्रग्स कौन सी लेनी चाहिए हमें उसका चूज कर सके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, गिव एटियोपैथोजेनोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब कि हमें हाइपरटेंशन के बारे में पूरा डिटेल में बताना है, जिसमें एटियोपैथोजेनोसिस मतलब कि उसके कारण भी बताने हैं, कैसे वो बीमारी होती है वो भी बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, पूरा डिटेल में बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन हमारा एक साधारण भाषा में कहें तो वो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो हमारा बीपी होता है, क्या होता है, बीपी होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी हमारा बढ़ जाता है, उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है हमारा आर्टरीज में वो एलिवेट हो गया है।
ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली एक फोर्स होता है, ब्लड जो पुश किया जाता है किसके अगेंस्ट, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं। आर्टरीज क्या काम करती हैं, जो हमारे हार्ट से यानी कि जो हमारा दिल है, हृदय है, वहां से ब्लड को कैरी करती है हमारे पूरे अदर बॉडी पार्ट्स में, पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो आर्टरीज होते हैं, वहां पर ही आपका ब्लड प्रेशर अप्लाई होता है। ब्लड को पुश करने में जो है काफी, ब्लड को आगे पुश करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे अनेकों दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में पता है तो आप उसका पूरा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, उसकी एटियोपैथोजेनोसिस बतानी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताने हैं, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस का वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है। डायबिटीज मेलाइटस हमारी जो है बेसिकली एक डायबिटीज ही है जिसमें क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारा वो एलिवेट हो जाता है, जो हमारा एक नॉर्मल ब्लड शुगर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये होता किस वजह से है, बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो जो है इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करती हैं, इंसुलिन को जो बनाती हैं, वो ठीक से रेस्पॉन्स नहीं दे पाती हैं, और उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगर डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पता है तो आप इसका पूरा आंसर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, और इसका भी एटियोपैथोजेनेसिस पूछा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूछे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा पेप्टिक अल्सर डिजीज का वो पूछा गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेप्टिक अल्सर है, ये एक सोर या लेशन होता है जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग पे हो जाता है, या फिर जो अपर पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे डुओडेनम कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेप्टिक अल्सर, तो इसे साधारण भाषा में जो हमारा पेट है तो इसे पेट के छालों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेट के छालों के नाम से। पेप्टिक अल्सर जो होते हैं बेसिकली जो लोअर पार्ट होगा आपके ईसोफेगस का, वो भी जो है बेसिकली पेप्टिक अल्सर ही कहलाता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है ऐसा जो स्टमक या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट पे होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में हमें जो है खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है, ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है बेसिकली, है ना, जिससे खाना मुंह से हमारा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक तक जाता है। ठीक है, तो वो उसमें भी जलन होने लगती है, हार्टबर्न जैसी कंडीशन आ जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, पेंटोप्राजोल यूज किया जाता है, ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल एक्सेट्रा और भी ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका जो है एक मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया क्या होता है, और उसका भी हमें गिव एटियोपैथोजेनोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा मलेरिया का वो पूछा गया। मलेरिया अब होता क्या है, मलेरिया एक हमारा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि फैलता कैसे है, एक ट्रांसमिशन होता है ये पैरासाइट का, किससे, प्लाज्मोडियम जीनस से। कैसे होगा ये प्लाज्मोडियम जीनस, कहां से आएगा, एक फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो होता है, मतलब कि एक फीमेल मच्छरी होती है, हम साधारण भाषा में मच्छर को मच्छरी कहते हैं उसकी वाइफ को ना, तो मच्छरी यानी कि फीमेल मच्छर होता है मस्क्यूटो, वो जब इन्फेक्टेड होता है तो जब वो काटता है किसी भी इंसान को, प्लाज्मोडियम जीनस उसके अंदर, इंसान के अंदर आ जाता है और मलेरिया उस इंसान को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डर्मेटोलॉजी क्या होती है वो हमें बताना है, और उसका भी एटियोपैथोजेनोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होंगे सोरोसिस के वो बताने हैं। डर्मेटोलॉजी एक हमारी ब्रांच होती है मेडिसिन की जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है किस पे, जितनी भी हमारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, स्किन से रिलेटेड, बालों से यानी कि हेयर से रिलेटेड, नाखून यानी कि नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं उनका डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है उन हर एक कंडीशंस का, उन्हीं से डील करती है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, यही आपका डर्मेटोलॉजी होता है। और सोरोसिस के बारे में बात करें तो ये हमारा एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताइए, और प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वो आपको बताने हैं। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है यानी कि AMR, ये होगा कब, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंजाई हुआ और पैरासाइट्स हुए, ये सब क्या कर लेते हैं, ये डेवलप कर देते हैं किनको, जो कि एक हमारे ड्रग्स का रेजिस्टेंस होता है,
और इफेक्टिवली जो ट्रीट करनी होती है उन्हें पर्टिकुलर डिजीजेस को, ओरिजिनली डिजीजेस को, उसको ठीक नहीं कर पाते। जैसे एंटीबायोटिक्स है, सेवन बहुत ज्यादा कर लेते हैं हम तो वो रजिस्ट कर जाती है बॉडी में, वो हमारी खुराक में लगती है। किस में लगती है? जो खुराक है, एक डोज बन जाती है कि हमें जो है बेसिकली कुछ भी दिक्कत होगी तुरंत एंटीबायोटिक खानी है, लेकिन वो बॉडी पे असर नहीं करती है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस तरीके से हमारे अंदर रहते हैं कि जो ड्रग्स डिजाइन की गई हैं उनकी ग्रोथ को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, वो लेस इफेक्टिव होते हैं, ठीक से काम भी नहीं कर पाती हैं, उनका असर कम हो जाता है। ये आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आगे चलें, उससे पहले अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम डी फार्मा सेकेंड ईयर में अभी आए हैं, ठीक है, या फिर किन्हीं बच्चों की स्पेशल बैग भी लगी होगी, तो उनके लिए वीडियो काफी, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आप 6 सेट्स का मॉड्यूल ले सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव के थ्रू, जिसमें आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो कि है फार्माकोलॉजी, एचसीपी, बायोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स, सीपीएम और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, 6 के 6 सब्जेक्ट्स का बेसिकली आपका 6 सेट्स का मॉड्यूल लाया है फार्मेसी इंडिया लाइव। उसको आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट सिलेबस है पीसीआई का, उसके अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के नोट्स इसके अंदर मेंशन है, वो आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ सामने स्क्रीन पे आपको 2 मोबाइल नंबर्स दिख रहे होंगे, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं ये 6 सेट्स का मॉड्यूल्स, ठीक है बच्चा लोग। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। किसकी? पार्ट बी की, जो कि है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें हमारे 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 11 क्वेश्चंस में से, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है, मतलब कि 10 इंटू 3, 10 गुणा 3 यानी कि 30। ये पार्ट भी आपका 30 नंबर का होता है। आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 11 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती क्या है वो बताना है, और उसकी खासियत, उसके विशेषताएं महत्वपूर्ण क्यों है वो बतानी है। सबसे पहले हम बात करें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, तो ये एक ऐसी अप्रोच है हमारी मेडिकल प्रैक्टिस की जो कि यूज की जाती है जब किसी का भी पेशेंट का एक केयर चल रहा होता है। उस टाइम पे रिसर्च जो चल रही होती है, उन रिजल्ट्स को हम बेसिकली देखते हैं, और जो भी हमारे अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एविडेंस के तौर पे। एविडेंस का मतलब जो सबूत हैं, जो दवाइयां हमारी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए पेशेंट एडमिट हुआ उसके ऊपर सबूत हैं हमारे पास, एविडेंसेस हैं कि ये दवा उस पर असर करती है, तो उसी के लिए ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाई गई। एक हमारा क्लिनिकल डिसीजन हम अच्छे से ले सके, बेहतर ले सके, उसके लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाई गई थी। अब बात कर ले कि उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है, कि क्यों उसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली अब आप खुद सोचिए, अगर एविडेंस नहीं होगा किसी भी दवा का तो कोई भी दवा किसी भी डिजीज पे यूज कर दी जाएगी, उससे एडवर्स इफेक्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उन सब चीजों से बचा जा सके, उसी के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन हाइपरलिपिडेमिया, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताने हैं हाइपरलिपिडेमिया के। तो जो इसका आंसर रहेगा, सबसे पहला, हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इन सब का लेवल क्या हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है, बॉडी के अंदर ये इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल अमाउंट से, ठीक है। इसके अंदर हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी आ जाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी आता है जो ब्लड के अंदर होता है, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। अगर हम बात करें कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो जब हमारा सॉल्ट इनटेक ज्यादा हो जाता है, क्या, सॉल्ट इनटेक मतलब कि जो नमक हम खाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है, या फिर हम ऑयली खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड, उससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। तो क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेस के बारे में हमें बताना है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती क्या है। ये एक ऐसा क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिजीज होता है हमारे एयरवेज के अंदर
जिसकी वजह से हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। इसे कहते हैं कि प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है, हमारे लंग्स फंक्शन का ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यही आपका सीओपीडी कहलाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो था व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म, और एटियोपैथोजेनेसिस भी लिखना है हाइपरथायराइडिज्म का। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या होती है, सबसे पहले वो बता देते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट कर देता है, एक तो T3 को और एक T4 को। हाइपरथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, ये 2% विमेन्स में होता है और 0.2% मेन में होता है, ठीक है। मतलब कि जो हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड लेवल बढ़ जाता है, ये बेसिकली वुमेन्स केसेस में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू दी मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन 4 स्टेजेस along with the symptoms of Alzheimer disease। Alzheimer disease के 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, सिम्टम्स के साथ बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें लिख के क्या आना है। आपको इसके अंदर चारों स्टेजेस पता होने चाहिए, और आपके स्टेजेस क्या क्या होते हैं अल्जाइमर डिजीज के। सबसे पहला होता है माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट या फिर अर्ली स्टेज, जिसे आप MCI भी कहते हैं, यानी कि माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। दूसरा होता है माइल्ड टू मॉडरेट, जिसे आप अर्ली स्टेज के बाद काउंट करते हैं, मॉडरेट यानी कि मिडल स्टेज, और लास्ट आता है हमारा सीवियर यानी कि लेट स्टेज, ठीक है। ये आपका बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं अल्जाइमर डिजीज के, ये आपको पता है, तो सिम्टम्स तो आप ऑटोमेटिक ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज GRD, और उसका बेसिकली एटियोपैथोजेनेसिस भी बताना है। तो जो हमारी GRD होती है वो बेसिकली होती क्या है, जी से आपका होता है जेस्ट्रो, ठीक है, ई की बात करें तो ईसोफेगियल, ठीक है, आर की बात करें तो आर से होता है रिफ्लक्स, और डी की बात करें तो वो होता है डिजीज, ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से डील करता है, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ऑटोमेटिक आंसर पूरा हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं वो बताने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा उसमें होता है कि हमें जो है थकान बहुत ज्यादा होगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, पेल स्किन, हमारा जो स्किन का कलर है वो हल्का पड़ता चला जाएगा, हमारी जो है सांसें छोटी होने लगेंगी, ठीक है, जॉन्डिस, पीलिया हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण होते हैं। फिर क्वेश्चन आया आपका व्हाट इज कोविड-19, एनालिस्ट वेरियस अप्रूव्ड वैक्सीन्स फॉर कोविड-19 इन इंडिया, ठीक है। कोविड-19 क्या होता है, ये हमारा एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमें जो है बेसिकली काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें कोल्ड भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, और ये बेसिकली एक इंसान से दूसरे इंसान पे भी बहुत जल्दी फैलता है। जो वैक्सीन्स थी हमारी इंडिया के अंदर, आप जानते ही हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स आई थी हमारे लिए। एक तो आपकी जो वैक्सीन आई थी वो थी कोविशील्ड, ठीक है, और दूसरी जो वैक्सीन आई थी वो आई थी कोवैक्सीन। ये हमारी उस टाइम पे जब कोरोना काल एक पीक पे था, तब ये हमारी 2 वैक्सीन आई थी जिनका वैक्सीनेशन कैंप भी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब कि जो गठिया बाय है, ठीक है, क्या है, गठिया बाय, उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती है, मेथोट्रेक्सेट की जाती है, लेफ्लिलुनोमाइड यूज किया जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसे आप NSAIDs के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर सकते हैं, इसके अंदर सल्फासेलाजीन यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा, और भी काफी सारी ड्रग्स यूज की जाती हैं। आपको मेरे नीचे एक नंबर दिख रहा होगा 9389516306, इसको सेव कीजिए, सेव करके व्हाट्सएप पे डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, और इस माध्यम से, इस नंबर के माध्यम से आप अपना 6 सेट्स का मॉड्यूल भी ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइकोसिस क्या होती है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं साइकोसिस के, वो बताने हैं। तो साइकोसिस क्या होती है, ये एक हमारा बहुत ही बड़ा एक मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारे मेंटल और जो बिहेवियरल एबनॉर्मैलिटीज हैं, मतलब कि जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, और साथ ही साथ हमारे
व्यवहार में भी बदलाव आ जाते हैं, जिसमें हमारी जो दिमाग की एक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी, उस पर असर पड़ता है। मूड चेंजेस होने लगते हैं, हम बहुत जल्दी इमोशनली हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। रियलिटी को जो है हम बेसिकली जज नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते, हमारे पर्सनल और सोशल रिलेशंस में जो होते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं, किसके, साइकोसिस के, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में थॉट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसके अंदर हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डेल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, वो था राइट अ नोट ऑन डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया जो होता है बेसिकली एक फीमेल्स डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है? फीमेल डिसऑर्डर होता है, विमेन्स में, फीमेल्स में होता है। ये होता क्या है? डिस्मेनोरिया एक ऐसा टर्म यूज किया जाता है जो कि कहते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, उसमें काफी सारे जो है बेसिकली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। क्यों? उसके अंदर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जो यूट्रस होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है डिस्मेनोरिया, तो इसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये हुआ आपका पार्ट बी, यानी कि 2 पार्ट हो गए हमारे 30 मार्क्स के। पार्ट ए में 7 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और हमारा जो पार्ट बी है 11 क्वेश्चन आते हैं, 10 करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब जो पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर, इस पे जो टिक लगा हुआ है, इसको देख करके मत समझना कि ये आंसर है, ये एक हमारे पास बच्चे का पेपर आया था, उसको हम जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो एंजाइना है विच इज प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस, वो क्या कहलाती है? स्टेबल एंजाइना होती है, या फिर अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, या फिर माइक्रोवास्कुलर एंजाइना? और जो राइट आंसर है वो है स्टेबल एंजाइना, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन था कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है जनरल टर्म जो यूज किया जाता है कुछ कंडीशंस के लिए, वो किसको इफेक्ट करेगा, किस पे प्रभाव डालेगा? हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों पे, या फिर नन पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज्ड इन अस्थमा इज, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज किया जाता है अस्थमा में, वो क्या होता है? टर्ब्यूटालिन होता है, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट होता है, या फिर मॉन्टेल्यूकास्ट होता है, या फिर प्रेडनिसोलोन होता है? एंड द राइट आंसर इज सोडियम क्रोमोग्लाइसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट और हार्ट सेंसिटिविटी के जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के, मतलब जो थायराइड बढ़ जाता है या घट जाता है। एंड द राइट आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया आर द सिम्टम्स ऑफ, ये सिम्टम्स किसके होते हैं? पार्किंसंस डिजीज के, अल्जाइमर डिजीज के, स्ट्रोक के, या फिर माइग्रेन के? अंदर राइट आंसर इज पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वारफरिन जो ड्रग है वो कौन सी क्लास की ड्रग को बिलोंग करता है? एस इनहिबिटर्स को, स्टैटिन्स को, एंटीकोएगुलेंट्स को, या फिर बीटा ब्लॉकर्स को? तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटीकोएगुलेंट्स। अब आती है अडल्ट डोज कितनी होती है ओमेप्राजोल की हेलिकोबैक्टर पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी में? तो इसमें जो दिन में 2 बार दी जाती है, तो जो डोज होती है वो होती है 20 mg ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाइटल हर्निया इज अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद, जो हेतल हर्निया होता है वो किसका रिस्क फैक्टर है? पेप्टिक अल्सर का, जीईआरडी का, या फिर अस्थमा का, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस का? अंदर राइट आंसर इज जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? 7 दिन का, 100 दिन का, 120 दिन का, या फिर 150 दिन का? अंदर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 120 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, साइफिलिस किसके कारणवश हो जाता है? एचबीवी वायरस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, एचआईवी के कारण, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रेपोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्रॉनेफ्राइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ किडनी या फिर लीवर? एंड द राइट आंसर इज किडनी। ये जो है बेसिकली किडनी का डिसऑर्डर होता है, उसका ही इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस को यानी कि हम बेसिकली इस बाय को क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
फंगल निमोनिया क्या होता है, कंटेजियस या नॉन कंटेजियस? एंड द राइट आंसर इज नॉन कंटेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्किन सेल्स पाइल अप ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन बिफोर दे आर मैच्योर, द कंडीशन इज कॉल्ड। जो स्किन सेल्स हमारी सरफेस पे स्किन के मैच्योर होने से पहले ही आ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सोरियासिस, एक्जिमा, स्कैबीज या फिर नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज सोरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्कैबीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? परमेथ्रिन, सेट्रिजिन? एंड द राइट आंसर इज परमेथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इज अ सिस्टम ऑफ, जहां पर हमारा सारा इंटरेस्ट खो जाए वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है? वो आप जानते ही हैं कि डिप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज, हमारा इन दोनों ऑप्शंस में से सर्टिनालिन और इमिप्रामिन में से सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक कौन सा है? वो है सर्ट्रालिन। ठीक है, जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है सर्ट्रालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि एसोसिएटेड है किससे? हमारी ऑप्टिक नर्व के खराब होने से। ठीक है, वो ग्लूकोमा है या कंजक्टिविटीज है? एंड द राइट आंसर इज ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं? वो एमेनोरिया है या फिर डिस्मेनोरिया है? वो है एमेनोरिया। ठीक है, जिसमें पीरियड्स मिस होते हैं। डिस्मेनोरिया में यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है, वो डिस्मेनोरिया कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन था, ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो डिजीज है जिसमें खांसी उठती रहती है वो क्या है? हैंसेन्स डिजीज कहलाती है, कोच डिजीज कहलाती है, पार्किंसन डिजीज कहलाती है या फिर सिजोफ्रेनिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोच डिजीज। तो आज हमने फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है, उसका 2023 का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया। तो इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल को। यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और जैसे पेपर का सॉल्यूशन है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए, सेव करके कैपिटल लेटर में डीपी इंडिया टाइप करके भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।